हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज़ हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम आशुतोष है और मैं यूपी के प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी। तो हुआ यूँ कि मेरी भांजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, तो मैं उसे देखने के लिए उसके गांव गया था। मेरे जीजाजी का गांव मेरे गांव से 18 किलोमीटर दूर है। उसकी तबीयत खराब होने के कारण मुझे रातों रात ही निकलना पड़ा। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद तीसरे दिन उसको डिस्चार्ज दे दिया था। मैंने सोचा और 2-3 दिन वहाँ पे रह लूँगा और अगर कोई भी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मदद करूँगा। फिर वहाँ पे 2-3 दिन रहने के बाद मैंने सोचा कि कल सुबह ही निकल जाऊँगा। अचानक से मुझे घर पे फ़ोन आया कि मेरे दादाजी बाथरूम से फिसल गए हैं और उनके सर पे चोट लगी है। तो रात के करीब 1 बजे ही मुझे अपने गांव के लिए निकलना पड़ा। पता नहीं अचानक से हमारे फैमिली में क्या हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी बाइक को 60-70 की स्पीड में लेके जा रहा था। एक टर्निंग आया, वहाँ से मुझे ऐसे फील होने लगा कि मेरी बाइक एकदम से भारी हो गई है, या तो फिर यूँ भी कह सकते हो कि मेरी बाइक स्लो हो गई थी। मैं जितनी भी स्पीड उसको घुमाता बट मेरी बाइक स्लो हो गई थी, वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वो इलाका भी सुनसान था और उस टाइम पे चोरी के किस्से बहुत सुना करते थे कि लोगों को रास्ते में रोकते हैं और फिर सब कुछ लूट लेते हैं। इसलिए मैं अपनी गाड़ी भी रोकना नहीं चाहता था। मैंने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक रहा, फिर अचानक से मेरे बाइक का वज़न ज़्यादा हो गया। जब मैंने अपने बाइक के शीशे से पीछे देखा तो मैं शॉक हो गया। मैंने देखा कि एक औरत जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हैं वो पीछे बैठी हुई थी और उसके नाखून मेरे कंधों को छू रहे थे। वो अचानक से ज़ोर से चिल्लाई। जैसे ही वो चिल्लाई मेरा कंट्रोल मेरे बाइक से छूटा और मैं फिसलता हुआ रोड से घसीट के जाने लगा। मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। पता नहीं मैं कितनी देर बेहोश रहा, पर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो औरत मेरे आगे ही खड़ी हुई है। मैं उसे देख के बहुत डर गया। उसका चेहरा इतना भयंकर था कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी एक आँख खराब थी। मैंने सिर्फ भगवान से यही दुआ की कि बस आज बचा ले मुझे। फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा वो औरत पीछे हटते गई। मैं ज़ोर ज़ोर से और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो औरत अचानक से धुएं में बदल के गायब हो गई। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर पे फ़ोन किया और कहा कि मुझे लेने के लिए आओ, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। फिर पता नहीं वो लोग कब आए और मैं कब हॉस्पिटल पहुंचा। मैं तुरंत ही बेहोश हो गया था। 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में रहा। मेरे कंधे पे छोटा सा क्रैक था। मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। 3 महीने के बेड रेस्ट के बाद मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। भगवान का शुक्र है कि उस दिन मैं बच गया, वरना मैं आपको ये स्टोरी सेंड करने के लिए ज़िंदा ही नहीं रहता। मेरा नाम मोहसिन है और मैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 3 महीने पहले घटी थी, यानी कि मार्च 2023 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि मैं पेशे से एक मैकेनिक हूँ। शाम में अपना शॉप बंद करके मैं घर चले गया था और खाना खा के सो गया था। रात के तकरीबन 12:30 बजे मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो एक सुनसान रास्ता है, तो मुझे रिपेयर करने के लिए बुला रहा था। मैंने कहा कि यार अभी तो बहुत रात हो चुकी है और जो तू लोकेशन बोल रहा है वो तो बहुत दूर है। पर अब वो मेरा अच्छा दोस्त था तो मुझे उसके बात माननी ही पड़ी। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि घर का दरवाज़ा बंद कर देना और मैं सुबह तक रिटर्न आ जाऊंगा। फिर मैं अपनी बाइक लेके और कुछ सामान लेके वहाँ पे चले गया। उसने कहा था कि शायद पंचर भी हुई है, एक्स्ट्रा टायर भी लेते आइयो। उसने जो लोकेशन कही थी वो लोकेशन मेरे घर से 23 किलोमीटर दूर थी और उस टाइम पे और रास्ता भी बहुत ही सुनसान था। तकरीबन 40 मिनट में मैं वो लोकेशन पे पहुंच गया। मैंने देखा कि मेरा दोस्त गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है।
और वो मुझे इशारा करके गाड़ी के अंदर बुला रहा है। मैं उसके पास गया और उसके शीशे पे नॉक करके उसे खोलने का इशारा कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने मुझे पकड़ के गाड़ी के अंदर बिठा दिया और बोला कि थैंक यू भाई आने के लिए। भाई रवि, तू ऐसे बात क्यों कर रहा है, हुआ क्या है? तो फिर उसने बोला कि वो मुझे फ़ोन करके ऐसे ही टहल रहा था कि अचानक से उसे एक बकरी का बच्चा वहाँ से जाते हुए दिखा। उसने सोचा कि होगा किसी गांव वाले का, तो वो बकरी के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने जैसे ही बकरी के बच्चे को पकड़ा और मुड़ के अपने गाड़ी की तरफ आने लगा कि उसे लगा कि बकरी के बच्चे का वज़न बहुत बढ़ गया है और एक टाइम पे ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो बकरी के बच्चे के पैर ज़मीन तक लटक रहे थे। मैं समझ गया था कि ये पक्का कोई ऊपरी चक्कर है। मैंने उस बकरी के बच्चे को वहीं पटका और फिर अपने गाड़ी में आके बैठ गया। मैंने देखा कि वो बकरी का बच्चा अचानक से कुत्ते के रूप में बदल गया और मेरे पास आने लगा। मैं तब से डरा हुआ हूँ। मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। थोड़ी देर के बाद तू आया। वो सारी बात सुन के मैं समझ गया था कि इस एरिया में रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। मैंने कहा कि टॉर्च ऑन कर, मैं इंजन देखता हूँ कि गड़बड़ क्या है, फिर जो भी होगा मैं रिपेयर कर देता हूँ। फिर मैंने देखा कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बैटरी बहुत ही गर्म हो चुकी थी। मैंने फिर जो भी रिपेयर करना था वो रिपेयर किया और कहा कि भाई चल तू आगे रह, मैं तेरे पीछे आता हूँ। वो बहुत डर रहा था। वो बोल रहा था कि यार मैं अकेला नहीं बैठ सकता गाड़ी में। मैंने कहा कि ऊपर वाले का नाम ले और अपनी गाड़ी भगा, मैं वैसे भी तेरे पीछे आ रहा हूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो फिर आगे बढ़ने लगा। तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर हम लोग आगे गए होंगे कि मुझे अचानक से ऐसे फील हुआ कि कोई रूह मेरे सामने आके एक तरफ से दूसरे साइड उस रूह ने रोड क्रॉस कर लिया हो। मैं आतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मैंने साफ साफ देखा कि एक छोटी बच्ची की रूह हवा में उड़ रही है और वो मेरे तरफ ही देख रही थी। मैं आयतुल कुर्सी को कंटिन्यू करने लगा। तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद उस बच्ची की रूह ने मेरा पीछा छोड़ा। आधे घंटे में हम लोग फिर मेरे घर पहुंच गए। मैंने रवि को यह बात नहीं बताई क्योंकि मैं जानता था वो बहुत डरता है। इसलिए बोला कि भाई तू टेंशन मत ले, आज रात मेरे घर सो जाइयो, कल सुबह में चले जाना। फिर वो भी मेरी बात मान गया। अगले 3-4 दिन तक हम दोनों को ही तेज़ बुखार रहा। यह घटना मेरे साथ कुछ सालों पहले घटी थी। तो हुआ यूँ कि मेरे मम्मी और पापा का एक्सीडेंट हो चुका था। वो अपनी कार लेके कहीं बाहर जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि तकरीबन 7 महीने लग जाएंगे मेरे पापा को फिर से नॉर्मल चलने के लिए। अब मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ पैसे कमा लेता हूँ जिससे कि फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा और मेरा भी खर्चा निकल जाएगा। मेरी उम्र उस टाइम पे 16 साल की थी। मैंने तब से ही ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया था। कुछ महीने तो ठीक से गुजरे। फिर एक बार की बात है, एक आदिवासी फैमिली मुंबई से कोंकण जा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें वहाँ छोड़ दूँ। हम लोगों ने फिर भाड़ा तय किया और फिर वहाँ जाने के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। फिर उस आदिवासी फैमिली ने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। वैसे भी मेरी उम्र उस टाइम पे 17 साल की थी, तो वो भी मुझे बच्चा समझ रहे थे। अब उनका मान रखने के लिए मैं उनके घर ही रुक गया। फिर सुबह में 7 बजे मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, इसलिए मैंने उस फैमिली से रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे मेरा पेमेंट कर दे जिससे कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ। उन्होंने मुझे 500 रुपये कम दिए और जितने भी पैसे दिए थे वो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों में दिए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वो सारे पैसे लेके मैं फिर सुबह सुबह मुंबई जाने के लिए निकल गया। मुझे रास्ते में ही एक दूल्हा और दुल्हन के कपड़े पहने हुए 2 लोग मिले। उन्होंने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया। मैं खुश हो चुका था कि अब मुझे कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी जिससे कि मैं बातें करते रहूँगा और अपना सफ़र तय करूँगा। फिर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और फिर वो लोगों को बिठा लिया। वो दोनों लोग मेरे पीछे बैठे थे। मैं उनसे बातें करते करते आगे बढ़ते जा रहा था। बीच में एक टोल आता है। टोल वालों ने पैसे लेने के लिए मेरी गाड़ी को रोक दिया
अब मैं भी क्या करता। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों में थे, इसलिए मैं धीरे धीरे गिन के उनको दे रहा था। पीछे वाली गाड़ियाँ हॉर्न मार के मेरा दिमाग खा रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना जो भी दूल्हा दुल्हन मेरे पीछे बैठे हैं मैं उनसे पैसे मांग लेता हूँ, जिससे कि मेरा टाइम भी बच जाएगा। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैं शॉक्ड हो गया। मैंने देखा कि वो दूल्हा दुल्हन अब उस जगह पे नहीं है। मैं इतना डर चुका था कि मैंने फिर उस टोल के गेट को अपनी गाड़ी से उड़ाया और फिर चलाते चलाते तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे आ गया। जब मैंने फिर से पीछे मुड़ के देखा तो अब वो दूल्हा दुल्हन फिर से मेरी गाड़ी में आ गए थे। मैं बहुत डर चुका था। अब मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता ही जा रहा था। आगे आके मुझे एक पान शॉप मिला। मैं सिगरेट पीने के लिए पान शॉप में रुका। मैं सिगरेट पी ही रहा था कि मेरे सामने से एक बस गुजरने लगी। मैंने देखा कि उस बस के खिड़की के सीट में वही दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और मुझे अलविदा का इशारा कर रहे हैं। सच बोलूं तो वो देख के मैं बहुत डर चुका था। मैं वही बेहोश हो गया और 14 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही रहा। तब से मैंने तय कर लिया कि अब दूर के रूट मैं कभी भी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। ये घटना मेरे परदादी के साथ घटी थी। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में लोग नदी के किनारे जाते थे और वहाँ नहाते थे। मेरी परदादी का भी ऐसा था। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके नदी में नहाने जाती थी। तो होता यूँ था कि वो लोग सुबह सुबह ही नहाने चले जाते थे। तकरीबन 4:30 बजे ही वो लोग उठ के नहाने को चले जाते थे। एक रात की बात है, मेरी परदादी उठी और फिर वो अपने कपड़े लेके नदी की ओर चलने लगी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची उन्होंने देखा कि उनकी सहेलियां तो वहां पे नहीं है। तो उनको लगा कि शायद वो जल्दी आ गई है, इसलिए इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वापस चले जाऊं और थोड़ी देर के बाद दोस्तों के साथ आ जाऊंगी। पर उन्होंने देखा कि एक औरत वहां पे स्नान कर रही है, पर मेरी परदादी उस औरत को पहचान नहीं रही थी, इसलिए वो वापस जाने के लिए निकल गई। जैसे उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए होंगे कि जो औरत वहाँ पे स्नान कर रही थी वो ज़ोर से दादी को पुकारी और अंदर स्नान करने को बुलाया। दादी अब वहाँ जाके खड़े रही। उन्होंने उस औरत से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि उसका नाम, वो क्या करती है। फिर उस औरत को मेरी परदादी ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? तो उस औरत ने वहाँ के ही एक पेड़ के ऊपर इशारा किया। परदादी समझ गई थी कि ये चक्कर क्या है, इसलिए जितना जोर से हो सके उतना जोर से अपने घर के तरफ भागी। वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गई। उस टाइम पे सारे घर वाले उनको ढूंढ रहे थे और कहा कि अब तो रात के सिर्फ 2:30 बज रहे हैं। परदादी वो टाइम को सुन के शॉक्ड हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद अब 4:30 या 5 बज रहे होंगे। थोड़े दिन तक उनको बुखार रहा, फिर जाके सब कुछ ठीक हो गया। ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। तो ये बात बहुत सालों पहले की है। मेरे दादाजी बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे। उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि वो शाम में जाते और आधी रात को वापस आते। तो एक रात की बात है, उनकी ड्यूटी रात में ख़त्म हो चुकी थी। वो तकरीबन आधी रात थी। उनकी ड्यूटी जैसे ही ख़त्म हुई तभी जिसकी ड्यूटी लगने वाली थी वो आए और पापा से कहने लगे कि आज तो बहुत देर हो चुकी है, अच्छा होगा कि तुम वहाँ मत जाओ। वैसे भी तुम्हें नींद आएगी और तुम्हें आधा घंटा ड्राइव करके अपने घर जाना होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। पर मेरे दादाजी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उनको ये सारी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। अगर आप बोकारो में रहते हो तो आपको एक डैम के बारे में पता होगा जिसको लोग 9 डैम कहते हैं। उसका असली नाम गरगा डैम है। लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे भूतिया घटनाएं घटती रहती है। मेरे दादाजी अब अपनी बाइक लेके चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरा रोड एकदम सुनसान था और डरावना भी था। दादाजी आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि उनको रास्ते में
एक औरत मिली। वो अपना हाथ खड़ा करके बाइक को रोकने का इशारा कर रही थी। मेरे दादाजी ने सोचा कि शायद इसको अपनी मदद की जरूरत होगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना रोक लो, पर फिर उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे उस औरत के पास से गाड़ी जाने देता हो और देखता हो कि इसको सच में मदद चाहिए या फिर कोई चोर चकारी का केस है। वो जैसे ही औरत के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी गाड़ी स्लो कर दी। उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहन के रखी है और उसके हाथ में बैग है और सिर्फ उसके होठ ही दिख रहे थे, वो भी लाल कलर के होठ थे। यूं मानो कि उस औरत का ना तो कोई नाक था ना तो कोई आंखें थी। अब मेरे दादाजी समझ गए थे कि चक्कर क्या है। उन्होंने अपनी बाइक को बहुत तेज भगाया और तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक बाइक को फास्ट ही रखा। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो करके अपने घर की तरफ निकलने लगे। फिर उनको वो घटना याद आई जिस घटना के बारे में उनका दोस्त पिछले हफ्ते उनसे डिस्कस कर रहा था। उनके दोस्त ने वही जगह पे गाड़ी रोकी थी और उस औरत को मदद करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत के पास गाड़ी रोक के उनके दोस्त ने कहा कि बहन जी, आधी रात है, आपको कोई मदद चाहिए क्या? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि आप मुझे आगे छोड़ दीजिएगा। उनके दोस्त पूछते ही रहे कि उनको कहाँ छोड़े एग्जैक्टली, पर वो औरत सिर्फ वही जवाब दे रही थी। अब आधी रात थी, औरत बेचारी अकेली थी, तो कहा कि ठीक है बहन जी, आप बैठ जाइए, जब आपको उतरने का हो तो आप मुझे बोल देना। फिर वो लोग आगे बढ़ते गए। एक पॉइंट पे आके उस औरत ने कहा कि यहाँ पे रोक दो, पर वो तो जंगल था, यानी कि दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिख रहा था। उनके दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चक्कर क्या है। 2 कदम वो औरत आगे जाके एकदम से हवा में गायब हो गई। वो सीन देख के उनके दोस्त बहुत डर चुके थे और 3-4 दिन तक उनको बहुत बुखार रहा। ये सारी चीजें मेरे दादाजी अपने दिमाग में सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब उनका घर आने ही वाला था। वहां पे एक बड़ा पत्थर था। उस पत्थर पे वही औरत बैठी हुई थी जो औरत अभी थोड़ी देर पहले उनको वहां से लिफ्ट मांग रही थी। वो देख के मेरे दादाजी बहुत डर गए। उन्होंने समझदारी से वो रास्ता ना अपनाकर दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ बाइक को मोड़ दिया। वो जैसे तैसे करके अपने घर आ गए और भगवान का नाम लिया और फिर सो गए। ये तो भगवान की कृपा थी कि उनकी जान बच गई, वरना शायद कुछ भी हो सकता था। मेरा नाम पूजा है और ये घटना मेरे साथ कुछ सालों पहले घटी थी। तो हुआ यूं कि मैं मेरी दादी के घर कुछ दिन रहने के लिए गई थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मेरा कजिन अभिमन्यु वहीं पे रहता है। एक दिन वो कहीं पे जा रहा था। मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो खेतों में जा रहा है। मैंने कहा कि अभिमन्यु, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तो उसने कहा कि उसको आते आते रात हो जाएगी। वैसे वहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा कि चल ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। फिर खेत में जाके मैं साइड में बैठ गई और अभिमन्यु ने सारा काम किया। काम खत्म होते होते अब रात के 8:30 बज चुके थे। अब जाने का समय हो चुका था। अभिमन्यु ने मेरे हाथ में टॉर्च थमाई और कहा कि वहाँ झाड़ के पास अपनी एक पानी की बोतल है, वो लेके आओ। मैं उस झाड़ के पास जैसे ही गई, मैंने देखा कि मुझसे 10 फीट दूर एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई है। उस औरत को देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं जैसे ही बोतल लेने झुकी और खड़ी हुई, उतने में ही वो औरत मेरे पास आ गई। मैंने कहा कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? वो औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी। 2-3 बार पूछने पर भी उस औरत ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि जवाब मत दो, भाड़ में जाओ। जैसे ही अपनी पीठ उस औरत के तरफ मोड़ी, उस औरत ने अपनी चूड़ियों को खनखनाया। उसकी आवाज़ को सुन के मैं पीछे मुड़ी। उसका फेस तो मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि उसका फेस उसने अपनी साड़ी से ढका हुआ था। अब मैंने कहा कि ये सब नाटक बंद करो। फिर मैं पीछे मुड़ के वापस जाने लगी। अब वो औरत गुस्से में आ चुकी थी शायद। वो जोर जोर से हंसने लगी।
पर जब मैंने उसको देखने के लिए पीछे मुड़ी तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो औरत की आंखें बहुत बड़ी थी और वो गुस्से से बोल रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये मेरे खेत है। वो बोल के वो हंसे जा रही थी। पीछे से मुझे अभिमन्यु की आवाज आई। मैंने जब अभिमन्यु को देख के कहा कि यार देख, यहाँ पे पीछे कोई है, तो उसने फिर वहां देखा और फिर हंसने लगा। मैंने कहा कि क्यों हंस रहा है तू? तो उसने कहा कि पूजा दी, आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, वहां पे कोई भी नहीं है। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। मैं अब डर चुकी थी। मैंने अभिमन्यु को कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे तैसे करके हमें बस घर पहुंचना चाहिए। वो भी मान गया। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे घर से खेत का रास्ता तकरीबन 9 किलोमीटर है और हमारा खेत इतना अंदर है कि वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी नहीं आ सकता। पता नहीं वो चीज़ क्या थी, मैं आज भी कंफ्यूज्ड हूँ।